Hello everybody, welcome back to my channel Judiciary Possible. My name is Ayushi Dubey and in today's video we are going to study Arbitration and Conciliation Act. With respect to the SEBI examination, the whole act is not the part of the syllabus, only part 1 is the part of the syllabus, okay? And before moving forward with the video, please do like the video, subscribe to the channel and share it with your friends because ADRS is an important subject in your university, in your career ahead. In DGS examination, it is a part of DGS examination and almost 10 questions are asked in it from the subject. So it is an important subject, so hopefully the content of the video will be a little helpful for you all, okay? Before moving forward with the actual act, I'll tell you a certain background to understand what basically the act want to say, okay? सो व्हाट डू यू मीन बाय ADRS? आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली पार्ट 1 में हम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की बात करेंगे. डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन मतलब कि जो इंडिया में ही हो रहा है, दोनों पार्टीज इंडियन हैं और इंडिया ही उसका सीट है. आर्बिट्रेशन का सीट इंडिया ही है, ठीक है. तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन ये होता है. तो पार्ट 1 जो है वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से डील करता है, ठीक है. आर्बिट्रेशन होता क्या है? बेसिकली आर्बिट्रेशन मतलब कि दो पार्टीज एक आदमी को चुनते हैं, वो उनका जो है उनकी दलीलें सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं एंड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट एंड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस दे द आर्बिट्रेशन, जिस पर्सन को ये दोनों पार्टी अपॉइंट करती हैं आर्बिट्रेटर को, वो आर्बिट्रेटर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का यूज करके एक कंक्लूजन पे आता है, ओके. तो एंड दैट कंक्लूजन बिकम बाइंडिंग फॉर बोथ द पार्टीज, ओके. तो दिस इज बेसिकली आर्बिट्रेशन कि बिना कोर्ट गए, सेविंग द टाइम, सेविंग द मनी, रिमूविंग द बर्डन फ्रॉम द कोर्ट, you apply for arbitration and the arbitrator, after listening to both of the parties, comes to a conclusion and you accept that conclusion, okay. So this is what arbitration is. In India, arbitration is not did not come in 1996. It came way back in 1899 by the Indian Arbitration Act 1899, okay, when the Britishers were there in the country, they were ruling us. At that time only we had Indian Arbitration Act 1899, but there was some fault for them, so they amended it and Arbitration Act 1940 was there. After the Britishers went, it was still intact. It was there till 1996. It had certain lacuna, certain fault which people were using for their advantage. So in order to curb those fault, the Arbitration and Conciliation Act 1996 was brought by the Parliament, okay. It is brought in the form of UNCITRAL model law which United Nations General Assembly had recommended. Basically आर्बिट्रेशन केवल डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन नहीं होता है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी होता है. तो अगर हर कंट्रीज अलग अलग लॉज बनाएंगी, अलग अलग उनके लॉज होंगे विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन, तो एक कंक्लूजन पे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड द मेन आइडिया बिहाइंड आर्बिट्रेशन वुड फेल. सो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, उन्होंने एक मॉडल लॉ बनाया और सारी कंट्रीज को ये बोला कि आप अपने एक्ट में अमेंडमेंट करो और उसको इस लाइन पे ले आओ, जो उन्होंने एक मॉडल बनाया था उस लाइन पे ले आओ, उससे मिलता जुलता बनाओ, ओके. सो इंडिया भी क्योंकि सिग्नेटरी है, पार्ट है यूनाइटेड जनरल असेंबली का, एंड दे नीडेड अ चेंज इन दियर आर्बिट्रेशन एक्ट एज वेल. सो 1996 में इंडिया ने विद कीपिंग अनसिट्रल मॉडल लॉ को अपने दिमाग में रखते हुए हमने वो अडॉप्ट किया और अब जो चेंजेस हमने जो नया लॉ लाया विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, वो उसी मॉडल पे लाया इन ऑर्डर टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी. एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो हम जब भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करेंगे तो हम लॉज की झंझट में नहीं फंसे रहेंगे एंड इट विल बी अ स्मूदर वर्जन फॉर इट, ओके. तो बेसिकली ये रीज़न था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, ठीक है.
जो मॉडल लॉ हमने बनाया था वो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बनाया था, इट वॉज कॉल्ड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन 1985, ठीक है। एंड आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है, जो हमारे प्रोसीजरल लॉज हैं, जो सीपीसी सीआरपीसी जो प्रोसीजरल लॉ हैं, उनको रिमूव करने के लिए नहीं बनाया गया है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया। ओके, इट इज़ नॉट देयर टू रिमूव इट, इट इज़ देयर टू सप्लीमेंट इट। तो ये हमें जानना जरूरी है कि ये नहीं होगा इन फ्यूचर कि ये वो प्रोसीजरल लॉज ही खत्म हो जाएंगे और सब कुछ आर्बिट्रेशन से डील होगा, ऐसा नहीं होगा। बस उसको सप्लीमेंट करने के लिए कि जो चीज़ें लोअर लेवल बिना कोर्ट जाए डील की जा सकती है, तो उसके लिए कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये मैटर है, और इसलिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हैज़ बिकम अ पॉपुलर, ओके, हैज़ बिकम पॉपुलर। नाउ विल कम टू सेक्शन 2। अब हम एक्ट पे आ जाते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन है, ओके। तो आर्बिट्रेशन तो मैंने बता दिया, जो क्लॉज ए है वो आर्बिट्रेशन को डील करता है कि आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। डेफिनेशन नहीं जाननी है, बस जानना है कौन से क्लॉज में है। क्लॉज ए में है आर्बिट्रेशन। क्लॉज बी बात करता है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या है कि बेसिकली जो एक्ट में दिया है कि आप रेफर करो सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 पे हम जाते हैं, जो कि चैप्टर 2 का पार्ट है, और इसमें आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट समझाया है कि जो हम अग्री करते हैं, पार्टीज जो अग्री करती है, उस अग्रीमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टीज के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होता है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका एक क्लॉज अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अग्रीमेंट होता है। उसके लिए उसको पूरे अग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं होती। एक क्लॉज केवल जो आर्बिट्रेशन जो इस बात से डील करता है कि हम कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा देन वील गो फॉरवर्ड विद द आर्बिट्रेशन, अगर वैसा कोई क्लॉज है तो वो अपने आप में एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है। और अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी जो होता है वो अगर टर्मिनेट हो जाता है, अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो जाता है, फिर भी वो जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो इंटैक्ट रहता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन क्लॉज अपने में एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। और ये किस केस में कहा गया था? ये केस में कहा गया था, इस केस का नाम लिख लीजिए, आशापुरा माइन केम लिमिटेड वर्सेस गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2015, ओके। आशापुरा माइन केम लिमिटेड वर्सेस गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2015। ये सेक्शन 7 में बोला गया है। जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो राइटिंग में होनी चाहिए, ओके, वो राइटिंग में होनी चाहिए। और केवल ये वर्ड अगर आपको कहीं दिख गया पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कि कहीं पे एक आर्बिट्रेटर वर्ड लिखा है या कहीं पे एक आर्बिट्रेशन वर्ड लिखा है, तो वो वर्ड का होना ये नहीं डिस्क्राइब करता है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज है या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के बारे में बात की गई है, ठीक है। जो आर्बिट्रेशन क्लॉज हम लाते हैं, देयर मस्ट बी कंसेंट एंड इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू गो फॉरवर्ड विद इट, ओके। वो पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि वो क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए यस बोल रहे हैं। अगर इंटेंशन नहीं है देन यू कैन नॉट फोर्स समबडी, ओके। विदाउट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट राइटिंग में नहीं है तो आप आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जा सकते हो। बेसिकली जो ज़्यादातर केसेस होते हैं ना आर्बिट्रेशन के, वो इस वजह से भी डिस्प्यूट में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ बैडली ड्राफ्टेड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। तो इट इज़ एन आर्ट इन इटसेल्फ कि अगर आपके पास एक वेल ड्राफ्टेड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है देन इट इज़ अ हाफ विन देयर इटसेल्फ ओनली, ओके। तो बेसिकली बता दिया कि इट शुड बी इन राइटिंग एंड इट मस्ट बी हैव कंसेंट एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, इट मस्ट बी साइंड बाय द पार्टीज, ओके। तो बेसिकली ये हो गया हमारा 2 क्लॉज बी जो कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट से डील करता है। नाउ विल कम टू क्लॉज सी, डेफिनेशन का सी पार्ट, जो कि है आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रेशन में जो हमारा जो जजमेंट आता है उसको हम जजमेंट नहीं बोलते, उसको हम अवार्ड बोलते हैं, तो वो आर्बिट्रल अवार्ड हो गया।
फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, जो पैनल होता है या फिर जो सोल आर्बिट्रेटर होता है, वो जब आपकी प्रोसीडिंग वो जब हियर करता है, वो उस चीज को, उस कोर्ट को हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं, तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो गया। ओके, नाउ क्लॉज एफ इज इम्पोर्टेंट विच इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। क्लॉज एफ में इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को डिफाइन किया गया है। क्या है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन? वन ऑफ द पार्टी, अगर वो इंडिविजुअल है तो वो एक इंडिविजुअल इंडिया का नहीं होना चाहिए। अगर वो बॉडी कॉरपोरेट है तो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड नहीं होना चाहिए। अगर वो एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो वो इंडिया में उसका सेंट्रल मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्लॉज एफ हो गया जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से डील करता है। देन विल कम टू क्लॉज जी विच इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इट इज सेम एज टू क्लॉज 11 ऑफ सीपीसी कि एनी पर्सन हु रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिजीज और हु हैव द पावर टू इंटरमेडल विद द प्रॉपर्टी और द स्टेट ऑफ द डिजीज। ओके, then when we come to clause H which is party means the parties to the arbitration agreement। जो दो लोग अग्रीमेंट के लिए जाते हैं आर्बिट्रेशन के लिए, उनको हम पार्टी बोलते हैं। ओके, सेक्शन 9, सेक्शन 27 एंड सेक्शन 37 क्लॉज 1A एंड सेक्शन 37 क्लॉज 3, ये जो है ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के पार्ट है, पर ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, जब हम इन सेक्शंस पे आएंगे तो हम इन सेक्शंस को आराम से देखेंगे। अभी ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक जगह नोट कर सकते हो कि सेक्शन 9, सेक्शन 27, सेक्शन 37 में क्लॉज ए एंड सेक्शन 37 का सब क्लॉज ए एंड 37 का सब क्लॉज 3 सब ब्रैकेट सब क्लॉज ए। ओके, 37 3A, ओके, स्मॉल ए, ये दो दे आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, इट डील्स विद इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एज वेल। ओके, नाउ वी कम टू सेक्शन 3 विच इज रिसीट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ओके, कि जो हम रिटन कम्युनिकेशन अब हम देंगे कैसे, उसको कैसे समझेंगे कि ये जो है रिसीव हो चुका है। जब एड्रेसी पर्सनली जाएगा या फिर उसके प्लेस ऑफ बिजनेस, उसके प्लेस ऑफ रेसिडेंस, उसके मेलिंग एड्रेस पे उसको कम्युनिकेट करेगा आर्बिट्रेशन के लिए, तो उसको हम बोलेंगे रिसीट ऑफ आर्बिट्रेशन। ओके, एंड अगर वो जो दो हमने बात करी कि पर्सनली जाएगा या उसके एड्रेस पे भेजेगा, उसके रेसिडेंस पे या उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे, अगर उनमें से वो नहीं अवेलेबल हो या नहीं, वी आर नॉट एबल टू फाइंड हिम, तो उसको हम कहेंगे कि हमने हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसको मिल गया। वी से दैट वी हैव डीम्ड, ठीक है, डीम टू हैव रिसीव्ड, जो हम मान लेंगे कि हमने भेज दिया था और उसने रिसीव कर लिया है। ओके, नाउ वी कम टू वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट। अगर कोई पार्टीज अपना, उसके पास राइट होता है कि वो ऑब्जेक्शन रेज करे कि मैंने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के लिए कंटेंशन नहीं किया था या मेरा इंटेंशन नहीं था। अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो वो अपना ये राइट वेव कर देता और वो बाद में नहीं आ सकता है वंस द प्रोसीडिंग फॉर आर्बिट्रेशन इन द आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल हैज स्टार्टेड। ओके, नाउ वी कम टू सेक्शन 6। सेक्शन 6 इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटेंट। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटेंट बेसिकली कि कंसेंट ऑफ पार्टीज से आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हमने क्लॉज सेक्शन 2 पढ़ा विच इज डेफिनेशन सेक्शन 3 पढ़ा जो कि रिसीट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन की बात करता है, और सेक्शन 4 पढ़ा जो कि वेवर्स की बात करता है। सेक्शन 6 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सेक्शन 7 विच इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, जो कि राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द पार्टीज। इंडिविजुअल क्लॉज अपने में एक अग्रीमेंट है। इट मस्ट कंटेन कंटेंशन एंड इंटेंशन हो गया, डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए, एंड दैट इज इट। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सेक्शन 7 में हमें बस इतना ही जानना है। और एक केस मैंने बताया था आशापुरा माइन कैम लिमिटेड वर्सेस गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2015 का। Now we come to section 8 which is
power to refer to parties to arbitration where there is arbitration agreement. बेसिकली इसमें क्या है कि जुडिशियल अथॉरिटी जो है उसके पास ये डायरेक्टरी पावर होती है कि जब उसको पास जाते हैं कि हमारे पास आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, हमें आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करो, तो वो प्राइमा फेसाई बस ऊपर से, वो टेक्निकलिटी में नहीं जा रही या इंटेंशन में नहीं जाएगी, वो बस देखी अच्छा हाँ है तो वो पार्टीज को रेफर कर देगी आर्बिट्रेशन में, ठीक है। जो आर्बिट्रेशन का जो एप्लीकेशन जाता है इट मस्ट कंटेन इधर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेजो अपने कॉन्ट्रैक्ट का या अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, और अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो इट मस्ट बी ड्यूली सर्टिफाइड। तो जो आप एप्लीकेशन जुडिशियल अथॉरिटी को भेज रहे हो फॉर रेफरिंग यू फॉर द आर्बिट्रेशन, तो उसमें जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करते हो तो वो ओरिजिनल, या तो आप ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट भेजो, एंड इफ़ यू डू नॉट हैव दैट इन एनी सिनेरियो तब आप एक ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी सेंड कर सकते हो। ये कोई सेक्शन 8 क्लॉज 2 में है। 8 क्लॉज 1 में क्या था कि प्राइमा फेसाई कोर्ट जुडिशियल अथॉरिटी अपना अप्लाई करता है, डायरेक्टरी पावर होती है कि अच्छा हाँ है, वो देखेगा कि अच्छा लिखा हुआ है वो भेज देगा, वो अंडर कंटेंट या मेरिट ऑफ द केस पे नहीं जाएगा। फिर जो क्लॉज 3 है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है कोर्ट में, मतलब कोर्ट ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि आर्बिट्रेशन होना चाहिए, आर्बिट्रेशन नहीं होना चाहिए, इवन इन सच सिनेरियो आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हो दो इट इज पेंडिंग इन द कोर्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि even if it is a pending proceeding in the court where the court is not able to still decide whether you have to go for arbitration or you are not allowed to go for arbitration, even in such scenario you can move forward with the arbitration proceeding. Okay, then we come to section 9 which is which state about the interim measures. Okay, interim measures जो कि provide करता है court. Wait a second. Yeah, interim measures by the court कब करता है? when before or during the arbitral proceeding, after making arbitral award and before enforcement of arbitral award. ये 3 सिनेरियोज हैं जब कोर्ट सेक्शन 9 इंटरिम मेजर के बारे में बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कोर्ट, सेक्शन 17 इंटरिम मेजर्स के बारे में बात करता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल। वहाँ ट्रिब्यूनल देते हैं, यहाँ पे कोर्ट देता है। जो सेक्शन 9 कोर्ट के बारे में बात करता है, 3 सिनेरियो है, बिफोर और ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, आफ्टर मेकिंग आर्बिट्रल अवार्ड एंड बिफोर एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, कोर्ट को अप्लाई करते हैं इंटरिम मेजर्स के लिए। क्या क्या मेजर्स के लिए हो सकता है? पहला होता है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन इफ द पार्टी इज माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर किस चीज़ के लिए इंटरिम मेजर्स चाहिए होता है आपको, या फिर होता है कि इंटरिम कस्टडी या सेल ऑफ एनी गुड जो कि सब्जेक्ट मैटर होता है प्रोसीडिंग का, उसको कस्टडी में लेने के लिए, अमाउंट सिक्योर करने के लिए, डिटेंशन, प्रिवेंशन और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी के लिए, इंजंक्शन, इंटरिम इंजंक्शन के लिए। इंजंक्शन क्या होता है? बेसिकली टू प्रिवेंट और कंटिन्यू टू डूइंग, जो ऑर्डर 39 में होता है। या तो आप किसी को रोकते हो कुछ करने के लिए, या आप इंकरेज करते हो कि आपको ये करना है, अदरवाइज द प्रॉपर्टी विल बी डैमेज्ड और वेस्टेड, या जो डिफेंडेंट होता है वो प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देगा। इन सब जो खतरे होते हैं, इन सब से बचने के लिए यू आस्क द कोर्ट फॉर एन इंजंक्शन। ओके, या कोई और मेजर्स जो कोर्ट को लगे कि सही हो, वो इंटरिम मेजर्स के लिए पार्टी अप्लाई करता है कोर्ट को, एंड कोर्ट अपने पावर से डिसाइड करती है वेदर यू हैव टू ग्रांट सच इंटरिम मेजर और नॉट। ओके, इफ अगर प्रोसीडिंग के कमेंसमेंट से पहले ही कोई पार्टी इंटरिम मेजर के लिए आता है और उसको इंटरिम मेजर ग्रांट होता है, तो विद इन 90 डेज, ये 90 डेज इंपॉर्टेंट है, विद इन 90 डेज द प्रोसीडिंग मस्ट स्टार्ट। ओके, अगर हम प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले, बिफोर और ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, तो बिफोर प्रोसीडिंग अगर इंटरिम मेजर मिलता है तो उसको तो वो वैलिड रहेगा, बट विद इन 90 डेज उस मेजर के आपको आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके,
और इंटरिम मेजर जो ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करता है वो सेक्शन 17 में दिया हुआ है. I think that's it for today's video. The chapter 3 and 4 will deal with it in the next video. I hope you are understanding what arbitration is और आपको सेक्शन समझ में आ रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में इसी से क्वेश्चंस बनेंगे. There are case laws also which are very important case laws. So I'll make a separate video after covering part 1 जो केवल case laws से deal करेगा. Okay. I hope you like the video, and if you like the video then please do like the video, subscribe to the channel and share it with your friend and anybody who is interested in the subject. Thank you so much.